हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए अपने इसी जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर का सबसे लास्ट क्लास, अपने यूनिट का यूनिट नंबर फर्स्ट इस लेक्चर क्लास के साथ खत्म हो जाएंगे। इसमें कुल 25 लेक्चर क्लास हमने कंप्लीट किए हैं। सबके लेक्चर क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड इसके पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वीएनआर क्लासेस पे। तो ये रहा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वीएनआर क्लासेस का मेरा एक स्पेशल कोर्स जो बीएससी थर्ड ईयर के लिए बनाया गया है। इस कोर्स में आप इस समय 50% ऑफ के साथ इनरोल कर सकते हैं एक ईयर एक्सेस के साथ। तो 1 ईयर एक्सेस के साथ पूरा का पूरा ये कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपके लेक्चर क्लासेस, लाइव डाउट्स एंड आपके नोट्स हर एक टॉपिक के अवेलेबल कर दिए गए हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक को देख लेते हैं। आज के टॉपिक में हम लेके आए हैं आपके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखेंगे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को, फिर देखेंगे उसके एप्लीकेशंस को। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप पेन कापी रफ जो भी निकालना है लेके बैठ जाओ ताकि ये पॉइंट्स को मिस ना करो। मैं पहले से हेडिंग पॉइंट आउट कर दिया हूं ताकि आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करा सकूं एंड आपको नोट्स पहुंचा सकूं आपके सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके पहले बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या करते हैं स्टूडेंट? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया था, बट आज ये लास्ट समापन हो रहा है यूनिट का, तो यहां भी बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को, ध्यान देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को इन विट्रो कंडीशंस में, मतलब लैब में, उनके और अपनी इच्छा अनुसार उनके जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन किया जाता है, तब हम उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक लाइन फिर से कहना चाहूंगा कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में ह्यूमन यानी हम अपनी सुविधा अनुसार, अपने स्वेच्छा अनुसार उनके जेनेटिक सीक्वेंस में जब चेंज लाते हैं, ठीक, लैब के अंतर्गत, तो उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे बेस है। क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा इन विट्रो कंडीशंस होता है, जो लैब का कंडीशंस होता है, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ध्यान देना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाता है और ये मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए के सीक्वेंस के हिसाब से या सीक्वेंस को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, अब देखो, रिकॉम्बिनेंट मतलब होता है दो डीएनए सीक्वेंस को मिलाकर किसी एक डीएनए सीक्वेंस को बना देना। अब इसमें फैक्ट कौन कौन काम करते हैं? हमारे जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं उनको स्वेच्छा अनुसार कटर करने के लिए हमारे पास हमारे डीएनए रिकॉम्बिनेंट में यानी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इंसीजर एंजाइम्स होते हैं जिसको एंडियोन्यूक्लियोज कहा जाता है। इसके बारे में मैंने बता चुके हैं। एंडियोन्यूक्लियोजेज जो होते हैं वो किसी भी डीएनए हेलिक्स को सुविधा अनुसार कटर करने का काम करते हैं एंड उनके साथ पाए जाते हैं डीएनए लाइगेज। जो डीएनए लाइगेज होते हैं वो दूसरे फैक्टर होते हैं जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स को, किसी भी डीएनए हेलिक्स को उनके स्पेशली शुगर के बॉन्ड के साथ फॉस्फेट बॉन्ड को जोड़ते हैं। आखिरकार ये लिंकर डीएनए होते हैं। तो दो चीज का आप इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना, डीएनए का डीनेचुरेशन एंड डीएनए का रीनेचुरेशन। जो डीएनए का डीनेचुरेशन होते हैं उसमें हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं एंड डीएनए का जो रीनेचुरेशन होते हैं उसमें हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं। ये पूरी की पूरी फैक्ट हमारा कवर करती है इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। चलो, ये तो बात हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट पे। दूसरा फैक्ट हमारा आज के लिए है क्या? एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिरकार ऐसे कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, आखिरकार ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जिसके लिए हमको डीएनए रिकॉम्बिनेंट यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ना पड़ता है। आखिरकार ह्यूमन के स्वास्थ्य पे, ह्यूमन के अलग अलग बेसिस, नीड ऑफ बेसिस के बेसिस पे देखें
या फिर अलग अलग सुख सुविधाओं के बेसिस पे, मेडिसिन के बेसिस पे, अलग अलग वैक्सीन्स फार्मेशंस में, ड्रग्स फार्मेशंस में, ठीक, और कहीं ना कहीं एल्कोहल फार्मेशंस में, ये सब अलग अलग हमारे क्राइटेरिया हैं। इन्हीं क्राइटेरिया को पूरा का पूरा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कंप्लीट करता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है क्या, यहां से उद्देश्य, हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस के लिए यहां पे हमको 3 पॉइंट बड़ा ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या रखना है, स्पेशल टाइप्स के जो डीएनए खंड्स होते हैं उनकी हम कॉपी तैयार करते हैं। किसकी सहायता से, डिफरेंट वेक्टर की सहायता से। हम डिफरेंट वेक्टर जो लेते हैं, पिछले मैंने क्लासेस में लगभग हमने 8-9 क्लासेस हमने बनाए हैं वेक्टर के फॉर्म में। जो एक वेक्टर होते हैं, व्हीकल्स होते हैं जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स को कॉपी कराने में हेल्प करते हैं, जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर पे। ऐसा माना जाता है कि यहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हमारे पास एक जीन द्वारा, एक जीन होते हैं, जीन्स के द्वारा काफी अधिक मात्रा में प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन्स आगे चल के कहीं ना कहीं एक केमिकल फॉर्म लेते हैं, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड बात करते हैं नंबर थर्ड की तरफ। नंबर थर्ड हमारे पास आता है कि किसी भी जीन की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस के द्वारा हम किसी दूसरे जीन्स के क्रोमोसोम्स को लगाकर व्हीकल की सहायता से किसी होस्ट सेल में डाल देते हैं, जिससे वहां पे कॉपी तैयार होती है। और उस कॉपी को निकालने के बाद हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उस कॉपी को प्रविष्ट कर देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, जिससे वो अगला जो ऑर्गेनिज्म हमने जिसमें पेनिट्रेट किया है वो पूरी तरीके से बैलेंस, वो कोऑर्डिनेट हो जाता है। ये पूरा फैक्ट हमारा इसी एप्लीकेशंस के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हमने कुल 14 टाइप्स चुने हैं। क्लासेस लंबे होंगे, मैं पहले से बता रहा हूं कि ये क्लास लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो कवर करिएगा। सबसे ज्यादा नॉलेज इस पूरे यूनिट का इसी वीडियो में है। एक ये बूस्टर क्लास होने वाला है, लंबा क्लास चलेगा। अब बात करते हैं, यहां पे 14 टॉपिक हमने चुने हैं। नंबर फर्स्ट के पास चलते हैं, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी किसी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक होता है जीन थेरेपी। देखो, जो जीन थेरेपी होता है स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, जो हमारी मानव जाति है, क्या है, हमारी जो मानव जाति है, हम ह्यूमन की बात करें कि ह्यूमन में यहां पे सिंगल जीन म्यूटेशन, ध्यान देना, ह्यूमन में सिंगल जीन म्यूटेशन से लगभग 5000, कितना स्टूडेंट, ह्यूमन में सिंगल जीन म्यूटेशंस की वजह से, ऐसे कह सकते हो कि एक जीन की वजह से लगभग 5000 टाइप्स के, कितने, 5000 टाइप्स कह सकते हो, 5000 टाइप्स के जेनेटिक डिसऑर्डर मिलते हैं, जेनेटिक डिजीज पैदा होते हैं। सोचो, एक जीन से 5000, तो कितने जीन्स का डिसऑर्डर होगा, तो कितने टाइप्स के हमको कहीं ना कहीं क्या मिलेंगे, स्पेशली रोग यानी डिजीज क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि एक जीन से लगभग ह्यूमन जाति में, ह्यूमन स्पीसीज में जब एक जीन म्यूटेशन करता है तो 5000 टाइप्स के डिजीज को क्रिएट करता है, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, और उसके बाद टैक सैक रोग, हिस्ट गटन रोग्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा लेस्नियन, उसके बाद एडिनोसिन डाइनेज न्यून डिफिशियंसी, उसके बाद प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फास्फरेज, इसको फास्फोरिलेज कहते हैं, फास्फोरिलेज डिफिशियंसी, उसके बाद हाइपरटेंशन, ठीक, उसके बाद हाइपरटेंशन के बाद हमारे पास डिफरेंट जो और जेनेटिक डिसऑर्डर से क्रिएट हुए हमारे डिजीज हैं, ठीक। इसमें आप 2-3 नाम रखिएगा, जैसे हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो जाता है लीस लेहान, क्या कहते हैं, लीस नेहान और डिफिशियंसी या सिंड्रोम्स, उसके बाद एडिनोसिन डाइनेज डिफिशियंसी, उसके बाद हमारे पास आता है एक और नाम है जिसका नाम बताते हैं टेसैक डिफिशियंसी। ये सब अलग अलग कहीं ना कहीं डिजीज क्रिएट होते हैं इसी टाइप्स में एक जीन के म्यूटेशन से। अब ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर ने काफी
कह सकते हो एक्सपेरिमेंट के बाद इन पूरे रोगों को, इन जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इनको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग फैक्टर से, अलग अलग डीएनए टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं डिजीज को सही तरीके से ठीक करने का जीन का क्लोनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीन का क्लोनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले क्लोनिंग की बात करेंगे तो 1981 ईस्वी में, ध्यान देना, 1981 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए थे। क्या आए थे? एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था ग्रोवर। क्या था? ग्रोवर। तो ग्रोवर ने स्पेशली जेनेटिक डिसऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, उनके डिजीज को कंप्लीट करने के लिए, उनको सही तरीके से खत्म करने के लिए एक तकनीक व्यवस्थित किया। इस तकनीक से डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को उसमें हेल्प लिया गया और सिकल सेल एनीमिया का सबसे पहले उन्होंने सही तरीके से क्लोनिंग कराया। क्लोनिंग कराने के बाद उसको पहचान की, पहचान कराने के बाद उसके दवा के बारे में सही तरीके से निर्णय ले लिए। अब देखो धीरे धीरे आगे चल के यही पूरी जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है इनको क्या करते हैं, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जिसको हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर हुए हैं उनके अंदर जीन थेरेपी होती है। जीन थेरेपी के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी टारगेट सेल पे, ध्यान देना, अब टॉपिक पे आते हैं। जीन थेरेपी के द्वारा हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन थेरेपी करते हैं तो उसके बॉडी में टारगेट सेल पे हम एक जीन्स का प्रविष्ट कराते हैं, एक जीन डालते हैं। वही जीन हमारा जीन थेरेपी कहलाता है जो उस रोग से संबंधित होता है। अब यदि बात करते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में ये आता है, जैसे एड्स हो गए, एंड एड्स के बाद डिफरेंट जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जीन थेरेपी का होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट पे। कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ फाइन केमिकल्स एंड रेयर ड्रग्स। ये कह रहा है कि जो अच्छे गुणवत्ता वाले हमारे रसायन होते हैं और दुर्लभ हमारे जो दवाएं होती हैं उनका भी फॉर्मेशन हम कहीं ना कहीं स्पेशली डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से करते हैं। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन फैक्ट आता है फाइन केमिकल्स एंड रेयर ड्रग्स। बात करते हैं फाइन केमिकल्स की, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत यहाँ पे देखा गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत जो जेनेटिक रूप से यानी जेनेटिक फॉर्म में स्पेशली क्या करते हैं, बैक्टीरिया से फॉर्मेट, बैक्टीरिया से बने हुए, जैसे एशेरिचिया कोलाई सबसे मोस्ट फैक्ट होता है। एशेरिचिया कोलाई से बने हुए जो हमारे औद्योगिक स्तर पर, मतलब इंडस्ट्रियल तरीके पे अलग अलग माइक्रो रसायन का कहीं ना कहीं निर्माण किया गया है। ये माइक्रो रसायन जो है, माइक्रो केमिकल्स होते हैं जो आगे चल के एक रेयर ड्रग्स का पार्ट्स क्लियर करते हैं, जैसे इंसुलिन, उसके बाद सिस्टोस्टेरिन, उसके बाद थाइमोसिन, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स, सोमैटोट्रोपिन, ये सब क्या है। उसके बाद इंटरफेरेंस, उसके बाद सोमैटोट्रोपिन 8, उसके बाद हमारे पास आता है थाइमोपेक्टिन। ठीक, ये सब क्या है, ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जो रेयर ड्रग्स के फॉर्म में आते हैं और इन रेयर ड्रग्स को सही तरीके से सबसे पहले 1984 में ह्यूमन के शरीर में डाला गया था और ह्यूमन के शरीर में डालने के बाद वहीं से पहले बार 1900 कर लो इसको, पहली बार 1984 में गोनेडोट्रोपिन, क्या था, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को मानव के ह्यूमन शरीर से अलग किया गया था। क्या किया गया था? 1984 में ह्यूमन के शरीर से, ह्यूमन की बॉडी से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को अलग किया गया था। यह पहली बार था जब डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी सही तरीके से काम करती हुई नजर आई थी। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले फॉर्म में हमारे पास आता है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। देखो प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन की जब बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसका यूज आज डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन फॉर्मेशन में हो रहा है। अब बात करते हैं जब वैक्सीन फॉर्मेशंस की, तो यहाँ डिफरेंट हमारे पास वैक्सीन्स बनते हैं। ये जो वैक्सीन्स की फॉर्मेशन होता है इसमें क्लोनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। क्या है? क्लोनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। आज
आज ऐसा माना जाता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटोजोआंस हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो फंगस हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनको कंप्लीट करने के लिए एंड वायरस को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए, रोकथाम करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन का फॉर्मेशन करना पड़ता है। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपके पास पूरा हेडिंग कंप्लीट रहे, नहीं तो उसमें पूरा का पूरा डाउट हो जाएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट कवर कर लेंगे, फिर चलते हैं हम अगले अपने टॉपिक की तरफ, ताकि आपको इसमें स्क्रीनशॉट करने में कोई दिक्कत ना हो, आप अपने टॉपिक को सही तरीके से रिप्रेजेंट बाद में कर पाएं। अब देखो स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन को कंप्लीट करते हैं तो नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है एंटी हेपेटाइटिस वैक्सीन। एंटी हेपेटाइटिस जो वैक्सीन हमारे पास आती है, एक ऐसी वैक्सीन होती है, ठीक, जिससे हम पाश्चर ने क्या किया था, इसको 1900, ध्यान देना किसमें, स्पेशली 1980 की बात करेंगे। 1980 में इसको पाश्चर लैब में, ध्यान देना, पाश्चर जो इंस्टीट्यूट है, पाश्चर इंस्टीट्यूट के लैब में स्पेशली वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया एंड जो हमारे पास रैट यानी चूहा होता है, बैक्टीरिया और चूहे के पूरे सेल से क्या किया, हेपेटाइटिस बी का संश्लेषण किया, सिंथेसाइज किया और वहां से हेपेटाइटिस बी के वायरस को उन्होंने बाहर निकाला। ठीक, क्या किया, वायरस के लिए बाहर निकाला, यानी वायरस का फॉर्मेशन किया। ये हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जो होता है, क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन होता है वो एंटी हेपेटाइटिस वैक्सीन के नाम जाना जाता है, जो हम हेपेटाइटिस के मरीजों को, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हुए व्यक्तियों को लगाते हैं। ठीक, इसीलिए इनको एंटी हेपेटाइटिस वैक्सीन बोला जाता है। तो आपको एक चीज याद रहेगा कि 1980 में जो हमारे पाश्चर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया एंड चूहे के जेनेटिक ऑर्डर से या चूहे के सेल जो थे उनके स्पेशली बॉडी से क्या किया, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के वायरस को निकाल, इस पहले बात उत्प्रेरित किया, एक्साइटेड किया, उसके बाद वहां से उसको निकाला गया, जो आगे चल के एंटी हेपेटाइटिस वैक्सीन का फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है एंटी रेबीज वैक्सीन। कुत्ता काटता है तो आपको रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है। ये रेबीज इंजेक्शन एंटी रेबीज इंजेक्शन के नाम से यानी वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। इसको सबसे पहले 1981 से 1982 में, ध्यान देना ये सब एक ही ईयर के साथ आए हैं स्टूडेंट, 1981 से लेकर 1982 ईस्वी तक स्पेशली इसके अलग अलग डिस्कवरी चलती रही। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस की एक जानी मानी कंपनी ने स्पेशली इन्होंने ट्रांसजीन, फ्रांस की एक जानी मानी कंपनी ट्रांसजीन के जो वैज्ञानिक थे, क्या थे, ट्रांसजीन। एक बार पूछा था किसी एमएससी की एग्जामिनेशंस में कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजीन के वैज्ञानिकों ने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत जो एशेरिचिया कोलाई था, एशेरिचिया कोलाई का हेल्प लेकर इन्होंने क्या किया, एशेरिचिया कोलाई के सेल को रेबीज के लिए, रेबीज वायरस के लिए एक वैक्सीन तैयार किया। ये वैक्सीन आज के समय एक मोस्ट पॉपुलर वैक्सीन बन गई है, जो एंटी रेबीज इंजेक्शन के रूप में, एंटी रेबीज वैक्सीन के रूप में मार्केट में पाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा हमारे पास होता है एंटी फूट माउथ डिजीज वैक्सीन। अब ऐसा मानते हैं कि जब मेरे पास फूट, मेरे माउथ में अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है। तो एक नाम है जिसका नाम है ओकाजा या अकाजा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अकाजा। अकाजो नाम की एक कंपनी थी जो लगभग एक कह सकते हो कि 1981 से 1982 के बीच ये भी आई थी, खासकर 1982 की बात करता है। 1982 में अकाजो नाम की कंपनी ने अपने वैज्ञानिकों की हेल्प लेकर जो मवेशी होते हैं, मवेशी मतलब जानते हो जो जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, पालतू जानवरों के अंदर जो उनके माउथ में, उनके पैर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जैसे खुरपका, मुंह पका एक बीमारी होती है, उस बीमारी को काफी ज्यादा वो फैलने लगा था। तो अकाजा नाम की कंपनी ने 1982 में एक वैक्सीन लॉन्च किया जिसका नाम था एंटी फूड एंड माउथ डिजीज वैक्सीन। ओके, क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारे पास आता है कॉलरा वैक्सीन।
ठीक, जिसको आप हैजा बोलते हो। तो कॉलरा वैक्सीन की बात करते हैं तो जो कॉलरा वैक्सीन हैं ये स्पेशली ये वैक्सीन वेब्रियो कैलोरी, ध्यान देना, वेब्रियो कॉलरा जो होती है, कॉलरी होती है, वेब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया द्वारा होने वाले जो हैजा रोग होते हैं उनसे ये सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कॉलरा वैक्सीन यदि किसी को हैजा हुआ है तो वहां पे आप इस वैक्सीन का ले सकते हैं। हैजा कैसे होता है, ये गंदे दूषित जल हम पीते हैं और गंदे भोजन खाते हैं जिसमें मक्खियां बैठी होती हैं, वो हम नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हैजा को कहीं ना कहीं, कॉलरा को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए वेब्रियो कॉलरी जो हमारा स्पेशली एक बैक्टीरिया है उनसे होने वाले जो हमारे हैजा रोग है, कॉलरा रोग है, उसको कंप्लीट करने के लिए वैक्सीन का हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ठीक, जब हमको हो जाता है तब की बात कर रहे हैं। ठीक, तो कॉलरा वैक्सीन। उसके बाद अगला हमारे पास, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। अब एक बार हम प्रोटोजोआस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोटोजोआ देखो, मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होती है, आपको पता है कि जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी था, क्या था, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मेडिकल साइंस की जो स्पेशलिस्ट फैकल्टी थी उन्होंने सबसे पहले मलेरिया, क्या था, मलेरिया के लिए पहली बार एक प्रोटोजोआंस के लिए एक वैक्सीन लेके आए जिसे हम मलेरिया वैक्सीन बोलते गए। ये मलेरिया वैक्सीन आज के लिए खासकर इंडिया के लिए मोस्ट वरदान साबित हुआ है। ये वरदान काफी ज्यादा फेमस हुआ और आज हमको मलेरिया वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान को ही पड़ती है। ठीक, तो ये मलेरिया वैक्सीन पहला ऐसा वैक्सीन था जो प्रोटोजोआंस के लिए तैयार किया गया था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट से। अब बात करते हैं नंबर लास्ट हमारे पास बचता है यहाँ पे वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वायरस। ये पहला वायरस के लिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से वैक्सीनिया, ध्यान देना, वैक्सीनिया वायरस को चेचक का वैक्सीन बनाने का आधार बनाया गया। जो हमारे पास वैक्सीनिया वायरस था, वैक्सीनिया वायरस से हम सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का जेनेटिक ऑर्डर मानते हैं कि वैक्सीनिया वायरस ही आगे चल के स्मॉल पॉक्स वायरस का सही तरीके से फंडामेंटल बेस बना, जिसके बेसिस पे डीएनए रिकॉम्बिनेंट कराया गया और उनसे एक वैक्सीन का फॉर्मेशन किया गया सबसे पहले किसी वायरस के लिए। ओके, इतना क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 हमारे पास उब नहीं रहे ना, लेक्चर क्लास है स्टूडेंट, मैं एकदम फोकस कर रहा हूं कि केवल आप अपने पॉइंट्स को ध्यान दें, अपने पॉइंट्स के साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लास लंबा होगा, मैं डिटेल पूरा पढ़ाऊंगा, डिटेल ही मेरे चैनल पे, मेरे एप्लीकेशंस पे हम डिटेल करने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि अदर जो बच्चे हैं उनको डिटेल मिल सके, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत ही ऐसे टीचर्स हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम टाइम्स के लिए आते हैं, 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो 2-4 मिनट वीडियो में आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 2-4 मिनट टीचर्स को तो माहौल बनाने में, टॉपिक को सही तरीके से क्लियर करने में, इंट्रो देने में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 हमारे पास आता है सिंथेसिस ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होते क्या है, इंटरफेरेंस प्रोटीन्स के छोटे छोटे, क्या होते हैं, प्रोटीन्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कब निकलते हैं, जब हमारी बॉडी किसी भी एंटीजन से इंफेक्टेड होती है। ध्यान देना, जब हमारी बॉडी किसी भी एंटीजन से, किसी भी वायरस से इंफेक्टेड हो जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, छोटे छोटे इंटरफेरेंस का सिक्रेशंस करती है और ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शंस के लिए सबसे बेस्ट यानी फर्स्ट लेयर की सोल्जर बॉडी, क्या, फर्स्ट लेयर की सोल्जर बॉडी यानी सोल्जर कहलाती है। मतलब जो इंटरफेरेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं। कब, जब हमारे बॉडी के अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तब। अब ध्यान देना, ऐसा माना जाता है कि वायरस द्वारा शरीर में जब प्रवेश होता है तो वहां पे जो हमारी होस्ट सेल होती है, होस्ट सेल सूक्ष्म मात्रा में, छोटी छोटी यूनिट्स में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस का सिक्रेशंस करती है और ये इंटरफेरेंस पूरी तरीके से ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद, ध्यान देना, ये इंटरफेरेंस ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद ये स्पेशली ल्यूकोसाइट्स और उसके बाद हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज के फाइब्रोब्लास्ट एंड जो हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम्स के T4 लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होते हैं। ध्यान देना कैसे उत्पन्न होते हैं, ये इंटरफेरेंस हमारी बॉडी में
ठीक, ब्लड में होते हैं। ब्लड में होने के साथ साथ ये कहां से बनते हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हमारे पास हैं, हमारे पास जो हमारी इम्यून सिस्टम्स हैं, T4 लिम्फोसाइट्स एंड हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, वहां से इनका सिक्रेशंस होता रहता है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे जो इंटरफेरॉन की बात कर रहा है कि जो फेरॉन है, इंटरफेरॉन्स में स्पेशली एंटीवायरल एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, एंटी कैंसर एंड एंटीवायरल फंक्शंस होते हैं। मतलब ये इंटरफेरेंस आगे चल के एंटी कैंसर का भी काम करेंगे, कैंसर सेल्स को भी डोमिनेट करने का काम करते हैं, कैंसर सेल्स भी डोमिनेट हो जाते हैं। एंड दूसरे फैक्ट पे जो हमारे एंटीवायरल यानी वायरस जो होते हैं उन पे भी ये डोमिनेंट हो जाते हैं और हमारी बॉडी की सुरक्षा करते रहते हैं। अब ऐसा मानते हैं कि 1980 के आसपास, क्या 1980 के में स्पेशली अल्फा इंटरफेरेंस को, ध्यान देना किसको, अल्फा इंटरफेरेंस का सबसे पहले सिक्रेशंस किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पे। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पे यहाँ पे जो यूज हुआ था वो था एसेरेशिया कोलाई। एसेरेशिया कोलाई को जब यूज किया गया था तो 1980 में इसको लगाया गया। 1981 में हमने इस सेल जो सैक्रोमाइस्टिस सेरावेसी था, सैक्रोमाइस्टिस सेरावेसी से भी कहीं ना कहीं बाद में हमने स्पेशली जो बंदर थे, क्या थे, कपी बंदर की जो सेल्स थी, बंदर के सेल से यहाँ पे बीटा क्या था, हमने एसेरेशिया कोलाई से क्या लगाया, हमने एसेरेशिया कोलाई की हेल्प लेके ह्यूमन के अंदर से अल्फा इंटरफेरेंस को निकाला। एंड बाद में 1982 ईस्वी में, किसमें, 1982 ईस्वी में जो हमारे पास मंकी होता है, बंदर होता है, बंदर के सेल से, बंदर के कोशिकाओं से हमने क्या किया, स्पेशली बीटा, क्या किया, बीटा इंटरफेरॉन, क्या किया, बीटा इंटरफेरॉन को हमने क्या किया, सिक्रेशन, इंटरफेरेंस का सिक्रेशन किया। इस जोश को क्या रखना, कभी कभी पूछता है कि अल्फा इंटरफेरेंस कहां से निकला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए थर्ड ईयर में हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1980 में आया था, किसमें, ये ह्यूमन के अंतर्गत आया था, किसमें, ह्यूमन के बेसिस पे आया था और एसेरेशिया कोलाई से निकाला गया था। एंड दूसरा हमारे पास जो हमारा ईस्ट होता है, क्या होता है, ईस्ट सेल से, क्या था, ईस्ट सेल से, इस सेल की हेल्प लेके बंदर की कोशिकाओं से 1982 में बीटा इंटरफेरेंस का सिक्रेशन किया गया था, यानी ऑब्जर्वेशंस किया गया था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास आता है, ठीक, उबला नहीं, लास्ट तक बने रहना अपने टॉपिक में, ठीक। चलते हैं, जिसको कॉपी करना होगा नोट कर लेगा, हम मिटा के चलते हैं आगे, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, जब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो हमारे पास अगला पॉइंट्स आता है नंबर 5। नंबर 5 के पॉइंट्स में हम ये डील करते हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक। आप देख पा रहे होंगे नंबर 5 हमारे पास आता है हाइब्रिडोमा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। एक ऐसी एंटीबॉडीज होती है, क्या होती है, एक ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो निश्चित विशिष्ट, ध्यान देना, एक डिफाइंड कंडीशंस में और एक स्पेशल सिम्टम्स के साथ, स्पेशल क्राइटेरिया के साथ एक ही प्रकार के ये इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। ये यूज कहां होते हैं, ये स्पेशली ऐसे, ये खासकर जो हमारे डिजीज होते हैं, डिजीज को खत्म करने के लिए एंड डिजीज का स्कैनिंग जब करते हैं, क्या करते हैं, स्कैनिंग करने के लिए, अलग अलग सिम्टम्स को स्कैनिंग करने के लिए, डिजीज की स्कैनिंग करने के लिए हम स्पेशली इसी एंटीबॉडीज का हेल्प लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हाइब्रिडोमा टेक्निक होता है, क्या होता है, हाइब्रिडोमा टेक्निक होता है, हाइब्रिडोमा टेक्निक द्वारा ही मोनोक्लोनल जो हमारा एंटीबॉडीज होती है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे भेड़ सेल था, भेड़ के एंटीजन से, ध्यान देना, भेड़ के एंटीजन्स या आरबीसी से, जो हमारे पास भेड़ होती हैं, सिप की बात कर रहे हैं, ठीक, भेड़ के जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के रेड ब्लड कॉर्पस से हम क्या करते हैं, या जो हमारे चूहे होते हैं, ध्यान देना, भेड़ के आरबीसी द्वारा हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रतिरक्षित, यानी जो भी हमारे प्रतिरक्षित चूहे होते हैं या फिर चूहों की जो चूहों में उपलब्ध जो हमारे एंटीबॉडीज के लिए जो हमारे T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं,
T4 लिम्फोसाइट्स, या फिर जो हमारे पास शासक होता है जिसको हम कहते हैं खरगोश कहते हो, आप क्या कहते हो, खरगोश कहते हो, ठीक। जो हमारे पास खरगोश होता है, खरगोश का एक सेल होता है जिसका नाम है माइलेमा। क्या है, इसका नाम होता है माइलेमा। तो माइलेमा जो सेल्स होते हैं, माइलेमा सेल्स एंड जो हमारे भेड़ का आरबीसी सेल्स हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं चूहों के प्लीहा के अंदर पाए जाने वाले स्पेशली जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज के साथ मिलकर हाइब्रिडोमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइब्रिडोमा का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर होगा कि स्पेशली डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा हम क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन भेड़ के आरबीसी, क्या, भेड़ के आरबीसी एंड चूहे के प्लीहा स्प्लेनन में पाए जाने वाले सेल के साथ संयुक्त होकर के, या फिर खरगोश के यहाँ पे माइलेमा सेल्स के साथ मिलाकर हाइब्रिडोमा बनाया जाता है। जो माइलेमा सेल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये स्पेशली हमारे क्या होते हैं, हमारे बोन मैरो के ट्यूमर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये खरगोश के अंदर पाए जाने वाले जो बोन मैरो होता है उनके अंदर ये ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो कैंसर का कहीं ना कहीं, ठीक, ट्यूमर सेल्स होते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, अब ये ट्यूमर सेल्स तो हैं, स्पेशली खरगोश में माइलेमा सेल्स करता क्या है इसकी थोड़ी सी बात कर ले। अब ये पूरे की पूरी खरगोश के अंदर, इनमें खासकर माइलेमा सेल्स में कह सकते हो कि मल्टीपल कॉपी, यानी इनकी जो गुणन क्षमता होती है, फोटोकॉपी क्षमता होती है, रिप्लिकेशंस की पावर होती है, वो काफी ज्यादा होता है। इसीलिए इसको माइडोमा, क्या, यहाँ पे हाइब्रिडोमा के अंतर्गत हम स्पेशली माइलेमा सेल्स का यूज करते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि मोनोक्लोनल जो हमारा एंटीबॉडीज होती है, ये यूज किस लिए करते हैं, तो ताकि ये यूज हमने बताया स्कैनिंग करने के लिए, एंड जो हमारे रुधिर होते हैं, ब्लड होता है, ब्लड को सही तरीके से चेक करने के लिए, ब्लड के आइडेंटिफिकेशंस के लिए, एंड कैंसर जो होते हैं, कैंसर की थेरेपी करने के लिए, वैक्सीन फॉर्मेशंस में, एंड हमारे पास इम्यून सिस्टम्स के रूप में। इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंट मेडिकल्स टेक्निक्स एंड मेडिकल्स जो हमारे टैबलेट्स होते हैं उनको बनाने में। अब बात करते हैं अगले फॉर्म में, यहां है प्रोडक्शन ऑफ नोवेल प्रोटीन्स। देखो यहाँ पे नोवेल प्रोटीन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ये मानते हैं अगले फैक्ट में नंबर 6 के साथ कि हम कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी नोवेल प्रोटीन्स। यानी नोवेल प्रोटीन्स होते क्या हैं, नोवेल प्रोटीन्स स्पेशली स्पेशल टाइप्स के कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। इनमें यानी नोवेल प्रोटीन्स बनाने वाले जो जीन्स होते हैं वो बैक्टीरियल सेल से आते हैं। क्या आते हैं, बैक्टीरियल सेल्स को डीएनए रिकॉम्बिनेंट करके बनाया जाता है। अब ये ऐसा मानते हैं, उदाहरण के लिए ऐसा माना जाए कि हमारे पास प्रोलीन, प्रोलीन की प्रचुरता वाले जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोलीन की प्रचुरता वाले जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनके संश्लेषण करने वाले जो जीन्स होते हैं वो सफलतापूर्वक एसेरिचिया कोलाई के अंदर यदि हम डाल देते हैं तो एसेरिचिया कोलाई आगे चल के पूरी की पूरी एक होस्ट सेल की तरह काम करती है और हमें नोवेल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करके दे देती है। अब बात करें यूजेज की, तो यूजेज के लिए जो नोवेल प्रोटीन्स होते हैं वो स्पेशली एक इम्यून बूस्टर के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक, आगे बात करेंगे नंबर 7। नंबर 7 आज हम कंप्लीट नहीं करते हैं, इस क्लासेस को लेते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या करेंगे, आपने देखा क्या अभी तक पार्ट 1, क्या देखा आपने देखा पार्ट 1। किसका पार्ट 1, आज के क्लास का। पार्ट 2 के क्लास में हम मिलते हैं छोटे टॉपिक में, किसके साथ मिलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, उसके बाद इधर के टॉपिक को लेके।